बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महवी शबीब। आई होप सो कि आप एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं और बहुत सारे ख्वाब भी देखते हैं। और आजकल अगर हम यंगस्टर्स के हवाले से बात करें तो हर कोई स्टडी अब्रॉड का ख्वाहिशमंद भी है और ये ख्वाब भी देखता है। लेकिन ये ख्वाब देखना तो आसान है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर जो है वो थोड़ी मुश्किल तब लगती है कि जब सही प्रोसेस का नहीं पता होता, कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतरीन है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और इसके साथ साथ वीज़ा रिजेक्शन का मामला जो है ये भी एक खौफ जो है वो स्टूडेंट को सताता है। तो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कौन सा मुल्क जो है वो आपकी फ़हरिस्त में शामिल हो सकता है जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए सोच सकते हैं, और कौन सा मुल्क है जो आपको अच्छा पीआर दे सकता है, और कौन से अच्छे ऑप्शन जो हैं वो आपकी लिस्ट में ये एज आ ऑप्शनल आपके पास मौजूद होने चाहिए। इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ साल 2025 जो है वो इख्तिताम पज़ीर होने को है, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल कैसा रहा, क्योंकि फैसलाबाद के हवाले से ये बात करते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है और टेक्सटाइल से बहुत सारे पेशा वो वाबस्ता हैं, प्रोफेशंस वाबस्ता हैं। हमने देखा होगा कि एम्ब्रॉयड्री है, इसके साथ साथ हमारी दीगर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ स्पिनिंग से हैं, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। तो किस तरह से साल 2025 रहा, 11 बजे हम इस पे भी बात करेंगे। सब्जियों के भाव से लेकर सोने का रेट जो है आज क्या चल रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। मौसम का हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा दिन जो है इसकी डिपेंडेंसी वेदर पे होती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा दिन प्लान कर रहे होते हैं। तो आज का मौसम कैसा रहेगा देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो ख़ासा हमें सर्द दिखाई दे रहा है। खुश्क सर्दी जो है वो शहर में बरकरार है, और आज हल्की हल्की धुंध भी हमें महसूस हो रही है शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा आपके वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आज की। बिल्कुल शहर फैसलाबाद के मौसम के अगर हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो चुका है, सर्दी की शिद्दत बरकरार है। जहां धुंध के ढेर दिखाई देते हैं शहर फैसलाबाद में, तो वहीं जो स्मोक है वो भी ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है। शहर फैसलाबाद में दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो चलने वाली सर्द हवाओं ने फैसलाबाद के मौसम के दर्जा हरारत में खासी कमी डाल दी है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री आने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि हवाएं इस वक्त 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को सर्द और खुश्क करती दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी जानिब फैसलाबाद जो फैसलाबादी हैं वो बीमार होते दिखाई देते हैं, क्योंकि मौसम खुश्क है, गला ख़राब जुकाम जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, क्योंकि जहाँ धुंध है तो वहीं जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आज शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 649 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। गुज़िस्ता रोज़ भी फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था फ़िज़ाई आलूदगी खासी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और 360 के करीब रिकॉर्ड की गई थी, और आज भी इसी तरह से सुबह सवेरे ही 600 से ज़ायद रिकॉर्ड की जा रही है। और आइंदा 24 घंटों में भी महकमा मौसमियात के नाम से कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ सकती है, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, और चूँकि मौसम तब्दील हो चुका है, मौसम सर्द है, तो इसमें गर्म कपड़ों का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो गर्म मशरूबात है, जो खाने पीने की अशिया है, उनको भी इस्तेमाल किया जा सके ताकि ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई मौसम की शिद्दत से अगर बचना है तो एहतियात लाजमी करें, मास्क का इस्तेमाल करें और बग़ैर ज़रूरी घर से ना निकला जाए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से। स्टडी अब्रॉड एक फ़ैसला नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है अपने ख्वाबों को लेकर, और जब भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो बड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे फ्यूचर की डिपेंडेंसी इस बात पर होती है। बहुत सारे यंगस्टर्स ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन इसकी ताबीर जो है वो तब मुश्किल दिखाई देती है कि जब हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी कंट्री बेहतरीन है, कहाँ पर ज़्यादा स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में रॉयल कंसल्टेंट्स का रोल जो है वो हमें हमेशा से बड़ा इम्पॉर्टेंट नज़र आया सोसाइटी में, स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से, बेहतरीन ऑप्शन सजेस्ट करने के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी तरजीहात में कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल होनी चाहिए, और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एडवोकेट अब्दुल नबी कंवर साहब ने। CEO हैं रॉयल कंसल्टेंट से, स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से बात करें, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात करें, एक बेहतरीन एडमिशन्स के हवाले से बात करें, तो रॉयल कंसल्टेंट जो हैं वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं और एडवोकेट अब्दुल नबी कमर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे सर सबसे पहले बात करूंगी स्टडी अब्रॉड के हवाले से। आपने देखा है कि गुज़श्ता 5 सालों से स्टडी अब्रॉड का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं, वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है कि स्टडी अब्रॉड के लिए हम जाना चाहते हैं। तो ये ट्रेंड बढ़ता हुआ हमें क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा, उसकी 2-3 बेसिक रीज़न्स हैं। जो बच्चा पाकिस्तान से ग्रेजुएट होता है तो उसकी कोशिश होती है कहीं जॉब मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इतनी जो है वो सख्त नहीं है कि वो इतना बड़ा जो हमारा यूथ है उसको वो प्लेस हो सके वहाँ पे। दूसरा, जो ग्रेजुएट होता है नया, उसकी कोशिश होती है कि मैं बिज़नेस कर लूँ। तो बिज़नेस के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, एक अच्छी अमाउंट चाहिए, फिर बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो उस सूरत में एक तीसरा रास्ता निकलता है कि स्टडी अब्रॉड का। मैं यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, यूएस जाके हायर एजुकेशन करूं और वहाँ पे जाके या उसके बाद मैं जीसीसी में या किसी दुनिया के और किसी कंट्री में अपनी सीवी एनहांस करने के बाद मैं जॉब देखूं। बिल्कुल सर। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है स्टडी अब्रॉड हमेशा से, कि उन्होंने यूके से बैचलर यहाँ पाकिस्तान से, यूके से मास्टर्स किया या ऑस्ट्रेलिया से किया, यूएस से किया। एक तो उनकी सीवी एनहांस हो गई, उन्होंने स्टडी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल वर्क किया, वहाँ से उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो सीखा, यूनिवर्सिटी ने उसकी ग्रूमिंग की, इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया। उसके बाद उनको बहुत अच्छी कंट्रीज़ में, स्पेशली जीसीसी कंट्री में और पाकिस्तान में भी अगर उनको जॉब मिली तो वो की पोस्ट पे मिली। तो ये देखते देखते रुझान बहुत रहा है। अगर गली में एक बच्चा बाहर गया है तो फिर गली वाले बाकी बच्चों ने भी कहा कि भाई उसने यूके से बैचलर किया है, मास्टर किया है, तो बैचलर किया है, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनी है, तो मेरे लिए क्यों नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 3 से 4 सालों में यूके स्टडी अब्रॉड के लिए जाना बड़ा ट्रेंड बन गया था। लेकिन मौजूदा अगर सिचुएशन को देखें यूनाइटेड किंगडम की, आपने भी विटनेस किया होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि यूके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कंप्लाइंस चेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। ये चीज़ क्या वीज़ा पॉलिसीज़ को भी असरअंदाज कर रही है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल कर रही है। पहले तो एडमिशन पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है, वीज़े में तो बात की बात है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं 18-20 के लगभग जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं लेंगे। तो कभी मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा करता था कि जी अब वीज़ा प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन प्रॉब्लम है। तो अभी यूके को लेके ये चीज़ें देखने को आ रही हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है पैसे हाथ में पकड़ के एलिजिबल भी है एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी फिर भी कहती है कि जी नहीं भी हम नहीं लेंगे। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है पीछे अगर आप देखें तो बहुत सारा पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो वहाँ पर जाके पढ़ता नहीं है, उसकी प्रोग्रेशन नहीं होती, डिग्री नहीं होती, डिग्री हो जाती है पीएसडब्ल्यू पे वो छोड़ता नहीं है, जॉब नहीं ढूंढता, अटेंडेंस अपनी पूरी नहीं करता, तो साइलम डालता है। इस वजह से उन्होंने मार्किंग की कौन से कंट्री ज़्यादा जो है इस तरह के स्टूडेंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। उनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी था, तो इस वजह से थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो स्ट्रिक्ट हुआ है। अगर एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हुआ है तो ओबियसली यूकेवीआई भी थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट हुआ है। पहले से ज़्यादा स्टूडेंट के इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले कभी मैंने ये जब से ये टीयर 4 आया है तो मैंने ये नहीं कभी देखा कि बैंक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें एक अमाउंट पड़ी होती है 50-60 लाख रुपया, उसका सोर्स मांगे। अब वैसे ही उसका सोर्स भी मांगना शुरू हो गई है। तो लेकिन ये अच्छी बात है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो ही जाएगा। जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट था उन पे ये चेक लग गया है, उन पे चेक होने भी चाहिए थे। बदकिस्मती से ये पहले ही हमें ये अपने अंदर फॉर्म ले आने चाहिए थे। तो लेकिन अभी भी रूम है, यूके अभी भी वेलकमिंग है। जो अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए यूके के दरवाजे अभी भी खुले हैं। ये बात होती है कि यूके थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर 2000 इनिशियल डिपॉजिट ले रही थी इन दी टर्म्स ऑफ पाउंड्स, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी फुल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब यूके को बड़ा कॉस्टली ऑप्शन देख रहे हैं। वो स्टूडेंट जिसकी मिनिमम वेज है या वो यूके जाना तो चाह रहा है, बट बजट जो है इसका इशू है। तो बजट आइडियलाइज अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाइज कौन सी कंट्री बेहतरीन रहेगी स्टूडेंट के लिए? अच्छा देखिए, अगर जहाँ तक बात है बजट की,
यूके में मेरी तो हमेशा से ये एडवाइस रही है स्टूडेंट को कि यूके वो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाए जिसके पास 1 साल की फ़ीस है और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है। अगर आप समझते हैं कि जी कि मैं सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट दे के, वो भी कम डिपॉजिट दे के वहाँ जाके मैं सर्वाइव कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होना। 1 साल की फ़ीस यहाँ से दे के जाएँ, अपने साल का फूड और अकोमोडेशन यहाँ से लेके जाएँ, तो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है यूके में। तो जो लो बजट वाला स्टूडेंट है, लो बजट वाले के लिए साइप्रस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी के साथ हम भी काम करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर के साथ। वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस है वहाँ पे साइप्रस में। तो वहाँ पे स्टूडेंट जाके पढ़े लो बजट में, वो फ़ीस जो यूके की 1 साल की फ़ीस है, यहाँ पे 4 साल की फ़ीस है, तो उनके लिए वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे भी वही है कि बच्चा वहाँ पे जाके टिकता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो कहता है कि बस जी साइप्रस को हम जो है एक गेटवे के तौर पे यूज़ करें और आगे चले जाएं। तो अभी हमने रिसेंटली एक नई यूनिवर्सिटी है यामानाशी, वो जापान की यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है। तो उनको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट चाहिए, तो अप टू 100% तक स्कॉलरशिप है, लेकिन उनको स्टूडेंट अच्छा चाहिए, जेन्युइन चाहिए। जापान बड़ी अच्छी मार्केट है, इस पे काम किया जा सकता है। हमसे बल्कि दुनिया से वो 50 साल आगे सोचते हैं। उनका टेक्नोलॉजी का कोई जो कंपटीटर नहीं है। वो इंतहाई ईमानदार, इंतहाई हम्बल, इंतहाई साफ़ सुथरा कंट्री है। तो उसको अगर हमारे वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं जो बेहतर नहीं है वो चले गए, तो वो शायद वो भी बंद कर दें। तो जापान ने बड़ा फ़िल्टर बहुत अच्छे लगाए हैं शुरू में ही। तो बस ऐसा स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको 100% तक स्कॉलरशिप वो देती हैं। 100% इट्स अ ह्यूज नंबर। और जब भी स्कॉलरशिप के हवाले से मैं यहाँ पर जापान के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस क्या रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जापान में जो कि स्टूडेंट कैप्चर कर सकते हैं? अच्छा, अभी तो हम सिर्फ अंडरग्रेड का स्टूडेंट वहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा है जी कि आपकी जो 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान से, आपने FSC हो, आईकाम हो, A लेवल हो, इसके साथ आइट्स, PT या डिलिंगो 110 है, आइट्स 6.0 ओवरऑल है, PT जो है 59 जो है ईच जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं। तो अगर इस तरह का स्टूडेंट है, उसका स्टडी गैप जो है 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है और वो भी जस्टिफाइएबल है, उसके ग्रेड अच्छे हैं, उसने SOP अपना खुद लिखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर ऑर्गेनाइज। वहाँ एक चीज़ इसमें मज़े की है जो दूसरे कंट्री वो नहीं करते, वो है टीचर रेफरेंस लेटर। जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, टीचर को ईमेल करती हैं, ओके, टीचर आगे से उस ईमेल के रिप्लाई में उसको और रेफरेंस को वैलिडेट करता है। तो ये वैलिडेशन वाला जो है, हमें रेफरेंस लेटर भी जेन्युइन चाहिए टीचर से, जो उसकी रिकमेंडेशन हो। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी का पैनल एक बैठता है, 4-5 लोग बैठ के स्टूडेंट का इंटरव्यू करते हैं। अगर स्टूडेंट इंटरव्यू पास कर जाए और उसका SOP अप्रूव हो जाए, तो यूनिवर्सिटी अप टू 100% तक जो है उसको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। 50% भी है, 25% भी है, 0% भी है, डिपेंड करेगा स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका SOP और उसका इंटरव्यू। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे करनी है। फ़ीस जब पे हो जाती है तो वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आता है, यूनिवर्सिटी भेजती है स्टूडेंट को, तो उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस 0% है, 100% वीज़ा लग जाता है। ओके, अभी जैसे आपने कहा चार्जेस के हवाले से, तो मिनिमम बजट कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर द जापान? जो इनिशियल बजट है उसमें 1 सेमेस्टर की स्टूडेंट ने फ़ीस पे करनी है, पूरा साल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना है और उनका मील प्लान लेना है। पिछले दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी से बात हुई कि मील में हलाल का कोई प्रॉब्लम होगा तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को आप ये एग्जाम्प्ट कर दें। वो कह रहे हैं ठीक है, आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस दे दें, हमारी 2 लाख की जापानी येन जो है वो एनरोलमेंट फ़ीस है वो दे दें स्टूडेंट से, और 1 साल की अकोमोडेशन दे दें। ये तकरीबन को $7,000 बनता है ये इनिशियल जो है। तो इसमें स्टूडेंट जापान जाके पढ़ सकता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के। ड्यूरिंग स्टडी उसको वर्क अलाउ होता है, काम करने की इजाज़त है, अपॉर्चुनिटी बहुत है वहाँ पे। 4 साल का बैचलर प्रोग्राम है, जब बैचलर प्रोग्राम ख़त्म होगा 2 साल का उसको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद PR के चांसेस वहाँ पे हैं, और PR के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस सिस्टम है, UK में आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, इस तरह का सीन नहीं है, बहुत लीनियट है PR को लेके अभी तक। लेकिन अल्लाह करे कि हमारा स्टूडेंट वहाँ पे जाके अच्छे काम करे, कोई इस तरह का चांद ना चढ़ाएं,
ये जापान की मार्केट चलती रहेगी। बिल्कुल, मैं जब भी बात करती होती हूँ ना इंटरनेशनल कंट्री और इससे एक्सप्लोजर के हवाले से, मैं बात करती हूँ कि जितने लोग भी बाहर जा रहे हैं वो पाकिस्तान का फेस हैं, और जब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमें अपने कवानीन को भी फॉलो करना होता है, हमें हमारी मॉरलिटी का भी ख्याल रखना होता है। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जब हम किसी भी कंट्री में जा रहे होते हैं, तो उन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कि हम पाकिस्तान का एक चेहरा होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाएं तो वो खूबसूरत होना चाहिए। और पाकिस्तान के हवाले से लोग ये बात करें कि पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कवानीन को फॉलो करते हैं। तो जब जहाँ पर सोसाइटी के हवाले से बात हो वहाँ पर हमें चीज़ें जो हैं उसे ट्रैक पर लेकर आना चाहिए। हो सकता है कि हमारी छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स जो हैं ये बाद में आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जैसे कि अभी हम यूनाइटेड किंगडम के हवाले से बात कर रहे थे, हमने देखा बहुत सारे लोग यूके गए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पर अचीवमेंट्स भी हासिल की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स ने क्या किया, वहाँ पर कवानीन को फॉलो नहीं किया, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस अटेंड नहीं की, असाइलम क्लेम किए, और जिसका नतीजा हमने देखा कि रिज़ल्ट जो है वो हमें यूके ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये सिलसिला जो है वो इनिशियल लेवल पे नहीं था। सबसे पहले कुछ जोन पाकिस्तान के रिस्ट्रिक्ट हुए, जैसे केपीके वाली साइड थी, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते चिन्योट वाली साइड पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिस्ट्रिक्ट किया, और ये होते होते फिर अब पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में जो यूके की हैं उन्होंने अपना कंप्लायंस सिस्टम जो है फॉर द टाइम बिंग स्टॉप किया हुआ है। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से, बैरून मुल्क तालीम किस तरह से हासिल करें, क्राइटेरिया क्या है, ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं, और सबसे बड़ा फियर जो स्टूडेंट्स का होता है जब भी वो स्टडी अब्रॉड के लिए सोचते हैं या अप्लाई करने का हवाले से इरादा बनाते हैं, तो वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से। यहाँ पर सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे भी हम स्टडी अब्रॉड के हवाले से बड़े करीब से देखा कि क्यों ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब जैसा हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इंटरव्यू के हवाले से, पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए एम्बेसी इंटरव्यू एक फ़ोबिया है। आपने देखा होगा फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं स्टडी अब्रॉड के बने होते हैं, उसमें स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैं अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मेरा इंटरव्यू तो नहीं आ जाएगा। तो इस फ़ोबिया को किस तरह से आप देखते हैं, ये किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए? अच्छा, उसमें देखें, जो बच्चा बाहर स्पेशली यूके पढ़ने के लिए जा रहा है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश में उसने पढ़ना है। अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसके बाद वोकैबलरी नहीं है, वो इंटरव्यू का फोबिया, उसको वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, तो वो पढ़ेगा कैसे? इंटरव्यू तो आपका कहीं पे भी हो सकता है, जो करंट सिचुएशन है आपका लाहौर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी हो सकता है, आपका लंदन, मैनचेस्टर जिस आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वहाँ इमिग्रेशन वाला भी आपका इंटरव्यू कर सकता है, हम यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, और यूनिवर्सिटी के अलावा इमिग्रेशन वाले, एम्बेसी वाले भी आपका इंटरव्यू कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। जिस बच्चे को ये नहीं समझ आती कि मैं इंटरव्यू दे सकूंगा या मेरे में मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, तो उसको बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। सही। यूके वाला ऑप्शन तो वो ना ले। किसी भी स्टेज पे उसका, किसी भी जगह पे उसका इंटरव्यू आ सकता है। हाँ, दूसरा यूके में जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आइट्स वाला बच्चा जो है वो अच्छा होता है। आइट्स जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, आइट्स को दोबारा रिवाइवल आना चाहिए। आइट्स के अलावा जो अल्टरनेटिव टेस्ट आ गए थे मार्केट में, ऑक्सफोर्ड, लैंग्वेज सर्च, डुओलिंगो, इस पे लोगों ने फोकस किया, और वो जो उनकी कैपेबिलिटी थी उसमें थोड़ा सा जो है वो उतने अच्छा नहीं रह सका हमारा स्टूडेंट। वो इजी रास्ता तलाश, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे स्टूडेंट्स के पास। अच्छा मैम, एक चीज़ मैंने ये देखी है, जो यूनिवर्सिटियाँ MOE एक्सेप्ट करती हैं ना, उनका MOE एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। मैंने खुद उन स्टूडेंट्स से मिला हूँ जो MOE पे जाते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। जैसे उन्होंने मार्किंग की है कि हम इसी यूनिवर्सिटी का MOE लेंगे, इसका नहीं लेंगे। हम इन MOE किसका लाएंगे? जिसके इंटर के इंग्लिश में 150 मार्क्स हैं, okay. या जिसने A लेवल किया है और उसके O लेवल में इंग्लिश में ABC ग्रेड है। इन वाले बच्चों को अंग्रेज़ी का कोई इशू नहीं होता, और ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। MOE एट सेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है, MOE वाला बच्चा अच्छा होता है, और यूनिवर्सिटी वही MOE एक्सेप्ट करती है जो यूनिवर्सिटी उनकी नज़र में अच्छी होती है, और उन्होंने बड़ी इस पर वर्किंग करके बनाई होती है। लेकिन फिर भी मैं फिर ये एडवाइस करूँगा
कि आइट्स को प्रमोट किया जाए, आइट्स की तरफ स्टूडेंट आए और आइट्स करके यूके की तरफ जाए। बिल्कुल, अभी जैसे आप एमओआई पे बात कर रहे थे, जिसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि अगर आपकी डिग्री जो है आपने लास्ट 5 ईयर में की है और इंग्लिश में की है तो आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट जो है किसी यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि एक लिस्ट होती है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मशरूत कर देते हैं एम्बेसी इंटरव्यू के साथ कि अगर हम एमओआई पे जा रहे हैं हमारा इंटरव्यू तो नहीं होगा, क्या एमओआई पे एडमिशन लेने से इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है वो कॉमनली हमें स्टूडेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, जो एम्बेसी का इंटरव्यू है ना, सच्ची बात है, इसका तो मुझे भी नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया है। हम 10 स्टूडेंट की एप्लीकेशन डालते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, एक ही तरह का प्रोफाइल होता है, एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। सम टाइम किसी का इंटरव्यू आ जाता है, सम टाइम किसी का आ जाता है। इस पे कोई पता नहीं, उनका एम्बेसी का अपना क्राइटेरिया है। हाँ, जिनके काम आते हैं इंटरव्यू, वो थोड़ी सी हमने वर्किंग की है। एक तो वो रेलिवेंट फील्ड में जा रहा है, उसने आईटी पढ़ा है तो आईटी में जा रहा है, और स्टडी गैप उसका ज़्यादा नहीं है। अगर स्टडी गैप है तो जस्टिफाइएबल है, उसका कोई एविडेंस साथ लगा है उसकी जो वीज़ा फाइल के साथ। तीसरा, उसका डिपॉजिट जो है 50% से ज़्यादा है। चौथा, उसने यूनिवर्सिटी वो ली जिसका यूकेवीआई के साथ कंप्लायंस ठीक है। अगर ये 4 चीज़ें वो स्टूडेंट कोई भी देख के अपनी एप्लीकेशन करता है तो उसके इंटरव्यू आने के चांसेस कम हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, इंटरव्यू किसी का भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे किस इंटरव्यू लिया जा सकता है। लेकिन ये 4 चीज़ें हमने देखी हैं। हाँ, एक 5वीं चीज़ इसमें ऐड कर लें, वो जो रेड जोन एरिया है, जैसे KPK, आज़ाद कश्मीर, हाफिज़ाबाद, जेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन का बच्चा अगर इस एरिया का स्टूडेंट है और बाकी 4 चीज़ें उसमें वो देख के कर रहा है तो एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस कम हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। और इन तमाम चीज़ों में एक अच्छा कंसल्टेंट कितना मैटर करता है, उसकी पहचान क्या है? अच्छा, ये आजकल वैसे स्टूडेंट जो हमारा बड़ा अवेयर है, मोबाइल हर स्टूडेंट के पास है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके वो चेक करें कि इस यूनिवर्सिटी का ये बंदा जिससे मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूँ ये ऑथोराइज एजेंट है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो देखे कि ये मार्केट में कितनी देर से बैठे हैं। अगर ये इनको को 10-12 साल हो गए हैं, इनका एक्सपोजर है, ये समझते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इनकी ग्रिप है, तो उसके पास वो जाए। तीसरी चीज़ ये होती है, वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकता है कि मैं लाहौर से हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं कराची से हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ, तो इस सिटी में आपके जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन कौन से उनकी लिस्ट दे दें, मैं उनसे अपनी एप्लीकेशन करवा लूँगा। तो वो उनमें से वो शॉर्ट लिस्ट करके या उनको विज़िट करके जो उनको अच्छा डील करे तो उससे वो एप्लीकेशन करवाए। हाँ, कंसल्टेंट का बड़ा मेजर रोल है इस करंट सिनेरियो में। कंसल्टेंट अच्छा ही लेना चाहिए और स्टूडेंट को ज़रूर लेना चाहिए। विदाउट कंसल्टेंट आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, थोड़े से 10-15 हज़ार आप बचाने की खातिर काफ़ी लंबा आप टाइम वेस्ट अपना कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। और आपने से ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों रिसर्च प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं और अप्लाई भी किया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपने देखा होगा कि एट दी कैश टाइम जो है उन्होंने कैश विड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफ़र भी करना पड़ा था। तो आप सजेस्ट करते हैं कि वो लोग जो यूके जाना चाहते हैं, विद डिपेंडेंट जाना चाहते हैं, तो वो रिसर्च प्रोग्राम को फॉर दी टाइम बीइंग एक ऑप्शन के तौर पर लें? अभी नहीं, अभी ये टाइम अच्छा नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो MRS जो कोर्सेज देख रहे हैं और डिपेंडेंट के साथ देख रहे हैं वो नहीं। हाँ, एक जो स्टूडेंट है जिसकी 18 साल पाकिस्तान में एजुकेशन है, उसके पास कोई IELTS PT अच्छा है, उसके पास रिसर्च प्रपोजल है, तो PhD के लिए जाए डिपेंडेंट के साथ। वो एक ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। PhD का एडमिशन जो है उसको साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है सुपरवाइज़र कि आपकी जो प्रपोज़ल है वो सुपरवाइज़ को क्लिक करती है। क्लिक करेगी तो वो आपका इंटरव्यू लेगा ऑनलाइन, आप उसमें उसको ये चीज़ जो है साबित कर देंगे कि जी कि मैं आपको बड़ा ज़रूरी हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट, तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, इस क्राइटेरिया में जो है फिट होता है, तो उसको ऑप्शन देखना चाहिए। बाकी जो MS रिसर्च वाला बात है वो अभी मुश्किल है ये करंट सिनेरियो में, तो उसमें स्टूडेंट को बिल्कुल भी अपना टाइम और पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्योंकि मेजरली स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ मूव करें व्हेन इट्स कम्स टू स्टडी अब्रॉड, तो इस टाइम कौन सी कंट्री जो है वो स्टूडेंट को ये ऑप्शन दे रही है कि आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ सकते हैं? अभी करंटली स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन था,
मैं था इसलिए कहा है कि उसमें भी रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि उसकी एम्बेसी जो है वापस पाकिस्तान में आई है, उसके जो वीज़ा प्रोसेस है पाकिस्तान से दोबारा से शुरू हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने, कंसल्टेंट ने ये सोचा कि पता नहीं वो वीज़ा देने के लिए आए हैं, तो ऐसा नहीं था, वो वीज़ा ना देने के लिए आए हैं। तो उनकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा सख्त है। वो अजीब से रिफ्यूज़ल में चीज़ें लिखते हैं जो मेरा नहीं ख्याल वो पहले किसी एम्बेसी ने जो है वो कभी डिस्कस की होंगी। जैसे वो लिखते हैं जी कि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक आपका नंबर जो है 118 है, तो आपने जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो वो डाउटफुल हैं, तो हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये इस तरह की रिफ्यूज़ल अगर वो स्वीडन एम्बेसी लिखेगी तो मेरा नहीं ख्याल उसको कंसीडर किया जा सकता है। लिमिटेड से स्कोप के साथ उसको ट्राई किया जा सकता है। उसकी वीज़ा रेशो भी मेरा ख्याल है 20-25% तो मुझे ये लग रहा है कि ये न्यू मार्केट है जिसे एक्सप्लोर अभी करने की ज़रूरत है। डिपेंडेंट्स अलाउ कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कि स्टडी अब्रॉड के लिए अगर आपने जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट द इनिशियल स्टेज रेडी करने पड़ेंगे। सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम के हवाले से, फिर हमने स्वीडन को भी देखा कि वहाँ पर डिपेंडेंट्स के साथ ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की जो टॉप प्रायोरिटी में एक कंट्री शामिल होती है, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन जितना मैंने ऑस्ट्रेलिया को स्टडी किया या ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना है तो मुझे वहाँ पर यही पता चला है कि वहाँ पर भी ऑटो रिफ्यूज़ल पे ये कंट्री चल रही है। आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? अच्छा, ये तो अब काफ़ी पुराना हो गया जो ऑटो रिफ्यूज़ल वाला सीन था। अब इससे भी वो आगे चले गए, उन्होंने अपने आप को और प्योरीफाई किया। तो ऑटो रिफ्यूज़ल वो ऐसा था कि वो किसी बच्चे ने SOP डाला या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डाले या कोई सेम तरह का जो है एडमिशन का और उसके बाद वीज़ा का क्राइटेरिया अडॉप्ट किया, तो वो उनका जो AI सिस्टम था वो बता देता था इससे पहले ये इतने स्टूडेंट ने ये वाला सीन भी किया है, इससे ये सिमिलर है SOP और ये चीज़ें, तो वो ऑटो रिफ्यूज़ल वो विद इन ए मिनट, 1-2 मिनट आप वीज़ा अप्लाई करते तो आपको रिफ्यूज़ल आ जाता था। तो अब जो करंट सिनेरियो में ऑस्ट्रेलिया, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने वो बाद में मार्किंग की एरिया वाइज का, हम इस सिटी का बच्चा लेंगे, इसका नहीं लेंगे। अभी कुछ यूनिवर्सिटी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का स्टूडेंट ले रही हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान जो उन्होंने कहा नहीं भी अभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपके जैसे नॉलेज में है कि वहाँ पे वो कोटा सिस्टम आ गया, तो यूनिवर्सिटीज़ के पास लिमिटेड जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट का कोटा था और उसमें पाकिस्तान के पास के जो नंबर थे वो बिल्कुल लिमिटेड थे। कंट्री वाइज कोटा भी उन्होंने अपना जो है एलोकेट किया है। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि मिड 2026 में इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जो है दोबारा रिवाइवल की तरफ आएगा और वो कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटियाँ की जो है, जो पहले कुछ यूनिवर्सिटी लेवल 2 में थी, लेवल 1 में आई हैं, उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। तो शायद पाकिस्तान भी उसमें हो, लेकिन फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल क्वाइट है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर किसी स्टूडेंट ने करना है तो उसका प्रोफाइल और हौसला बहुत बड़ा होना चाहिए, लंबे वेट के लिए और टाइम भी बहुत रेडी ज़्यादा होना चाहिए। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट जब इस ऑस्ट्रेलिया के लिए जाता है या सोचता है तो उसके पास बजट भी होता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, आया लेवल 1 की यूनिवर्सिटी बेहतरीन रहेगी, ये लेवल 2 से किस तरह से मुख्तलिफ है। इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से स्टूडेंट इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे उनकी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, 3, इस तरह कंट्री भी उन्होंने लेवल वाइज जो हैं वो मार्किंग किए हुए हैं। जैसे पाकिस्तान है, बदकिस्मती हम लेवल 3 में हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी उन्होंने ग्रेडिंग की हुई है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये सेक्शन 1 की है, ये सेक्शन 2 की है, ये सेक्शन 3 की है, ये सेक्शन 4 की है, ये जो हमारा है। तो पाकिस्तानी, क्योंकि हम लेवल 3 में हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को अगर एडमिशन जो है लेना है तो वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। उसमें थोड़े से रिफ्यूज़ल के चांसेस उसके कम हो जाएंगे, उसकी फ़ाइल खुलेगी, पूरी नहीं खुलेगी, उसका SOP पढ़ा जाएगा। अगर SOP वीज़ा ऑफिसर को क्लिक कर गया तो उसको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। तो अगर वो स्टूडेंट पाकिस्तानी है, वो पहले लेवल 3 में है और वो लेवल 2 या 3 वाली ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी उठा रहा है, तो उसके सारे फाइनेंशियल खुलेंगे, उसको वेरीफाई होगा, बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होगी, कहीं ना कहीं को लूप होल ढूंढा जाएगा और उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को बड़ा ख्याल करके, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे मैंने UK की बार ही कहा था कि स्टूडेंट को एक कंसल्टेंट लेना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया में बगैर कंसल्टेंट के एप्लीकेशन हो नहीं सकती। तो उस कंसल्टेंट को प्रॉपर गाइड करना चाहिए स्टूडेंट को, जी कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, इसका ये लेवल है,
आपने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, आपका सेक्शन ये है, आप पाकिस्तानी हो तो आपके लेवल 3 में स्टैंड कर रहे हो। अल्लाह करे हम भी श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरह लेवल 1 में आ जाएं तो हमारा भी जो है ऑस्ट्रेलिया जो है दोबारा ओपन हो। बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे लेवल 1 और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ की, और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जितना मेरा नॉलेज है तो कहा जाता है वहाँ पर GTE भी आपको प्रूव करवानी पड़ती है। तो ये भी लेवल 1 लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मशरूत होती हैं कि आप चाहे किसी भी लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वहाँ पर आपको GTE और दीगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एज अ प्रूफ देने पड़ते हैं। पहले उसको GT कहा जाता था, अब GTS बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे है कि यूनिवर्सिटीज़ का अपना कंप्लाइंस पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो आपसे आपका SOP, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपका सोर्स, स्टडी गैप और इंग्लिश ये शुरू में चेक करते हैं। इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होता है। तो यूनिवर्सिटी की कंप्लाइंस इसीलिए ये जो है यहाँ पे कंडीशन उन्होंने लगाई है कि जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है जिसे हम दोहा भी कहते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ये बोला है कि भाई आपने ये जो चेक से लगा के स्टूडेंट लेना है, अदरवाइज़ हम आपकी डिग्रेडिंग करेंगे। जो 2 में 1 में आई हैं, क्योंकि इसीलिए आई हैं यूनिवर्सिटीज़, वो जैसे वॉल्यूम है ये 2 में बहुत देर रही है, तो अब कुछ माह से ये लेवल 1 में आ गई है। तो उसमें बहुत हमारा स्टूडेंट जो है, स्पेशली फैसलाबाद में बड़ी ये फेमस यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने पर्सनली देखी भी है। बहुत अच्छा कैंपस है, सिडनी से थोड़ा सा हटके है। आपको एक जो है रीजन भी मिल जाता है, रीजनल एरिया भी मिल जाता है, और आपको एक बिग सिटी की वाइब भी आती है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी जो हैं, अब मेरा ख्याल है वो चाह रही हैं कि हम पाकिस्तान से काम करें, लेकिन अभी थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टूडेंट को वेट करना चाहिए कि 2, 4, 5 माह इंशाल्लाह लग रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, अगेन इस पे यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी ज़िम्मेदारी की। अगर ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रिवाइवल की तरफ जाता है तो हमें थोड़ा सा ज़िम्मेदारी से यहाँ पर काम लेना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को भी अपनी प्रोफाइल्स जो हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। अगर स्टूडेंट की तरजीहात के हवाले से बात करें तो सर जर्मनी भी स्टूडेंट्स की तरजीहात में शामिल होता हुआ नज़र आता है। एक तो शायद स्टूडेंट ये समझते हैं कि जर्मनी जो है वो फुली फंडेड है, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट्स को मेजरली मसला आता है जर्मनी में वो ब्लॉक्ड अकाउंट की टर्म में आता है। तो जर्मनी को आप एज ऑप्शन किस तरह से देखते हैं? अच्छा, जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट के लिए जो अच्छे प्रोफाइल वाले हैं, जिनके पास अपने फंड्स हैं, और मोस्टली बाहर पढ़ने के लिए ऑब्वियसली वही बचा जाएगा ना जिसके पास फंड्स हैं। तो जर्मनी में वो ब्लॉक अकाउंट वाला भी एक सीन है। तो बस स्टूडेंट को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में जाए। कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं आप जर्मन में आ जाएं, वहाँ पे बच्चा जाके ना फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा खड़ा होता है। आप इंग्लिश में तो फिर भी आपने पढ़ा होता है, सुना होता है, आपने आर्ट्स किया है, PT किया है, तो आपको कुछ ना हो। जब आप जर्मन में पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर आपसे डिग्री नहीं होती, PSW नहीं मिलता, और आगे आप चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, एक तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट अदारा ना लें, और दूसरा इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम लें। तो ये 2-3 चेक्स हैं जो आपको जर्मनी को और जर्मनी के हवाले से मैंने ये भी सुना हुआ है कि इसकी जो एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स हैं वो अक्सर औकात डिले पे हमें नज़र आती हैं। तो जर्मनी के लिए और इसके एडमिशन के लिए आइडियल टाइम फ्रेम कितना रिक्वायर्ड है? अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट एट दी लास्ट मोमेंट आता है और कहते हैं कि उसे जर्मनी जाना है। नहीं, अभी रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि ये अपॉइंटमेंट वाला रफड़ जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये मोबाइल पे कोई ऐप आएगी, उस पर वो अपॉइंटमेंट और आपकी फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स जो हैं ये हुआ करेंगे स्टूडेंट के इन फ्यूचर। अभी तो उन्होंने ऑफिशियल पासपोर्ट जो है हमारा जो उसको ये किया है, पाकिस्तान उनके लिस्ट में आ गया है कि जिनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है तो वो अपना जो अपॉइंटमेंट है वो अपनी मोबाइल ऐप से ले सकते हैं, और आपके बायोमेट्रिक्स और आपकी जो फेस ID वहाँ पे टैली हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह स्टूडेंट के लिए भी आ जाएगा। तो ये अपॉइंटमेंट वाला जो रफड़ है ना, ये मेरा ख्याल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा जर्मनी को लेकर। पॉलिसीज़ में बदलाव आता रहता है, और ख़ास तौर पे अगर फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपकी बर्थडेज़, आपकी सेलिब्रेशंस, आपके इवेंट्स और आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वजह होती है कि हम आपकी सालगिरह को सिटी एट 10 में शामिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह हम सिटी एट 10 में शामिल करें तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना होगी। बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोज़ आप हमें व्हाट्सएप करें, आपकी सालगिरह शामिल करेंगे हम सिटी एट 10 में। आज की सालगिरह देख लेते हैं जी।
जी, आज मोहम्मद अनस मलिक और आयत फ़ातिमा जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। मलिक इमरान स्पेशल ब्रांच वाले इनके ये जो बच्चे हैं, और विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे। आप इसी तरह से अपनी फैमिली के साथ अपनी ढेरों बर्थडे मनाते रहें। देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं। हम बात कर रहे थे स्टडी अब्रॉड के हवाले से, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक इन्वेस्टमेंट है, बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ को हम देख रहे थे कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आपके बजट को भी मीट कर रहा हो, आपकी जो दीगर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा हों। सर, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम यूएसए के हवाले से बात करें तो यूएसए को आप कैसा ऑप्शन देखते हैं? क्या स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जाना वर्थी है? बिल्कुल है। यूएसए बहुत अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट को, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ वीज़ा रेशो कम है, लेकिन स्टूडेंट को ट्राई करना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल जो है वो अच्छा है, आपने टॉफल आइट्स पीटी प्रॉपर किया हुआ है, आप तो कुछ यूनिवर्सिटी डिलिंगो भी एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आपको ज़रूर यूएस ट्राई करना चाहिए। डिपेंड करता है आपका बेसिक में इंटरव्यू जो 1-1.5 मिनट या 2 मिनट का होता है, उसी में डिसाइड हो रहा होता है आपका फ्यूचर। तो यूएसए ऑब्वियसली नंबर 1 डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेके। पूरी दुनिया से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यूएसए का सबसे जो कॉम्प्लिकेशन स्टेप होता है वो उसका इंटरव्यू ही होता है। 1 से 1.5 मिनट का इंटरव्यू होता है। स्टूडेंट की अच्छी प्रोफाइल भी है तो भी स्टूडेंट को टेंशन ही लगी रहती है, आया पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मैं जब अपना इंटरव्यू देने के लिए गया था बैसी में, तो मेरे सामने कुछ स्टूडेंट, मैं क्यू में लगा था तो देख रहा था कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनसे किस तरह के जो है इंटरव्यू हो रहे हैं। तो जो वीज़ा ऑफिसर है सबसे पहले उनसे पूछता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। उसके सामने वो सिस्टम होता है, वो चेक कर रहता है इसकी रेटिंग क्या है। दूसरा वो देखता है आपको स्कॉलरशिप कितना ग्रांट हुआ है। अगर स्टूडेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली वो अच्छी यूनिवर्सिटी लेगा और मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेगा। अगर तो कोई यूनिवर्सिटी आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, उनकी कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इवन के प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अगर आपको स्कॉलरशिप अच्छा दिया है ना, आपके वीज़े लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पे फोकस करें कि स्टूडेंट मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है वो गेन करे यूएस से। और जो सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरी ख्याल करने वाली बात है वही कि वो स्टूडेंट वहाँ पे जाके भागे ना। ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती है इस मार्केट को, यूएस को लेके, कि इसमें ज़्यादा कंसल्टेंट इन्वॉल्व क्यों नहीं होते कि हम यूनिवर्सिटी ABC में बच्चा प्लेस करते हैं, वो बच्चा जाके वहाँ पे टिकता नहीं है, किसी और स्टेट में भाग जाता है। तो ये मेरी फिर रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी स्टूडेंट को कि खुदा के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो पहले देखें कि आपका चाचा मामा ताया वहाँ करीब है, आपको वहाँ पे रह सकते हैं, आपका वहाँ पे सर्वाइवल उस सिटी में है, तो ठीक है वो ऑप्शन लें, नहीं तो ना लें। अगर आपने यूनिवर्सिटी ABC उठाई है और आपका चाचा मामा जो है वो किसी और स्टेट में है, तो आप वहाँ पे भागना है, तो फिर आप प्लीज़ ये ऑप्शन ना लें। आप अपना नाम भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, स्टेट का भी कर रहे हैं, उस कंसल्टेंट का भी प्रोफाइल उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को ख्याल रखना चाहिए कि आप जिसमें ले रहे हैं एडमिशन, पहले 100 में से 10 बंदों को तो वीज़ा मिल रहा है, बिल्कुल, वो भी जाके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और जो सख्ती की तरफ जाएंगी। फिर आपने देखा होगा कि यूके भी इसी वजह से रिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि हमारे लिए तो मुश्किलात क्रिएट कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो बाद में आने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी आसानी नहीं होती है, फिर पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। सर, जब भी सोचती हूँ ना स्टडी अब्रॉड के हवाले से, तो ये बात होती है कि स्टडी अब्रॉड सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है। एक स्टूडेंट ये ख्वाब देखकर किसी कंट्री में मूव करता है कि उसने वहाँ जाकर सेटल भी होना है, वहाँ पर उसने अपनी फैमिली को भी सेटल करना है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है जहाँ पर लिविंग स्टाइल भी अच्छा है, जहाँ पर आपको जल्दी PR मिल सकती है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? अच्छा, वो अभी भी यूके, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट की जा सकती है, लेकिन मुसीबत ये है कि स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने वाला हो और जो रेलिवेंट कोर्स जो है वो जॉब करे। लेकिन मुसीबत क्या बनती है कि स्टूडेंट तो गया है LLM करने, या IT में गया है या बायोटेक्नोलॉजी में गया है, तो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है।
या वहाँ पे वो किसी रेस्टोरेंट में बैक एंड पे डिश वॉशिंग कर रहा है, वो भांडे धो के या सिक्योरिटी की जॉब करके तो वो पीआर नहीं मिलेगी ना। पीआर आपको मिलेगी कि आप जिस कोर्स में गए हैं स्ट्रगल करें, सही, बिल्कुल जो रेलिवेंट कोर्स जॉब ढूंढें वहाँ, और जॉब ढूंढ के वहाँ पे भाई कुछ करके दिखाएं अगले को। आपको को बंदा चाहिए, मुझे चाहिए ऑफिस के लिए, तो हम वही स्टाफ रखेंगे ना जो हमें कुछ थोड़ा सा यूनिक होगा, जिसमें कोई कैपेबल होगा। बिल्कुल Sorry. इस तरह से। सॉरी, तो कैपेबल होगा, अपनी को कुछ दिखाएं ना उनको कि भाई ये मैं करके दूंगा आपके ऑफिस के लिए, ये बिज़नेस के लिए, ये मैं आपको ज़रूरी हूँ। तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जो कैपेबल बच्चा है, उसके लिए यूके में अभी भी अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पर ना बात ये होती है कि हम यहाँ से कोई स्किल सीख कर नहीं जाते हैं। हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बिलो दी एवरेज होती है, हमारा वहाँ पर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा होता है स्टूडेंट्स का। तो कौन से स्किल्स स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जा सकता है जो उसके थ्रू आउट उसकी डिग्री जो है हेल्प आउट कर सके? अच्छा, यूके में जो PSW है ना, PSW के बाद वो एक वीज़ा होता है सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा। उसमें अगर आपके पास कोई आर्ट है, आपके पास कोई टेक्निक है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो अपना बिजनेस खड़ा करके अपना उस पर आप अपना जो है आगे वीज़ा जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं, आप PR की तरफ जा सकते हैं। तो वही बात जैसे कि हमारे स्टूडेंट के पास स्किल नहीं है, उसके पास स्किल है बेचारे के पास भांडे धोने की या सिक्योरिटी की जॉब करने की या ऊबर ईट करने की या ऊबर राइड करने की, तो अब वो जिसके पास मोबाइल का है, ये ऑटो मोबाइल का है, उसके कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे बड़ा काम है, वहाँ पे IT सेक्टर में बड़ा काम है, कोई काम आना चाहिए स्टूडेंट के पास, कोई चीज़ होनी चाहिए। मैं पिछले दिनों में यूके गया तो मैंने वहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट थे, तो उसका शेफ़ का एक्सपीरियंस था, तो उसने अपना एक रेस्टोरेंट बाय किया बड़े थोड़े से टाइम में, और अब मुझे वो कह रहा था जी मैं रेस्टोरेंट पे अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टैक्स दे रहा हूँ, तो अब इसी से मैं अपना वीज़ा जो है अगला जो है सेल्फ स्पॉन्सर करके अपना वीज़ा जो एक्सटेंड करवाऊँगा। तो इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो अच्छा जिसके पास स्किल है वो कुछ न कुछ अपना रास्ता बना लेता है। यूके में पढ़ने के साथ साथ आपको अपने रेलिवेंट कोर्स की तरफ, जॉब की तरफ जाना चाहिए, स्किल की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, अगेन बात ये है कि पोटेंशियल बहुत होती है। जब भी हम ख्वाब देखते हैं तो उन ख्वाब को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रगल भी करना पड़ती है, हमें एफ़र्ट्स भी करना पड़ती हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आती हैं। जैसे सर मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोगों का जो सबसे बड़ा फ़ोबिया होता है वीज़ा रिजेक्शन का होता है। तो वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से बात अगर हम करें तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पर कर रहा होता है, उससे अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, एक तो स्टूडेंट ने वीज़ा अप्लाई किया यूके की, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको फौरी तौर पे ये माइंड में बिठा लेना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू किसी टाइम भी आ सकता है। ठीक है। दूसरा चीज़, आजकल जो एम्बेसी सब स्टूडेंट से मांग रही है वो बैंक से मैंने जो पैसे पड़े हैं उसका सोर्स, उसके पास सोर्स जेन्युइन होना चाहिए। वो पैसे कहाँ से जनरेट हुए, उसके अकाउंट में या उसके पेरेंट्स के अकाउंट में पड़े हैं, तो पैसे जनरेट कहाँ से हुए, सोर्स जेन्युइन होना चाहिए। एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है थ्रू ईमेल, फ़ोन कॉल या समटाइम फिजिकल बंदा भेज के भी वो वेरीफाई करवाते हैं। तीसरा, वर्क एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए। ये भी 3 तरह से ही वेरीफाई होता है। समटाइम तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसे हुआ कि उसका वर्क एक्सपीरियंस था किसी कंपनी का, तो उसको एम्बेसी से कॉल आई कि जी कि फ़लाँ बंदा आपके पास काम कर रहा है। हाँ जी करता है जी, तो आप बताएं जी आपके अकाउंटेंट का क्या नाम है जी, आपके सिक्योरिटी गार्ड का क्या नाम है, यहाँ पे मैनेजर कौन है, यहाँ पे HR मैनेजर कौन है, आपका जो एंट्रेंस का गेट है उसका कलर क्या है। बिल्कुल ऐसे ये छोटे से चेक्स जो हैं ये लाजमी रखे जाते हैं, और ये स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ सोचनी चाहिए। और जब भी किसी कंट्री के लिए आप अप्लाई करें तो अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेलिवेंट कोर्स में चाहें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल नबी कमर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी था। स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें, इन्वेस्टमेंट भी है, और एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप लोगों की रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं आज सराफा मार्केट में सोने का रेट क्या चल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि सोने की कीमत गैर मुस्तहकम हमें दिखाई देती है। कभी सोने के रेट जो हैं वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई देते हैं और कभी कीमत जो है वो हमें ज़रा भर
कम होती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में शहरी भी परेशान हैं, जो ज्वेलर एसोसिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई देती है। अनसर्टन सी सिचुएशन है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आया सोना ख़रीदा जाए या भी थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, क्योंकि सोने के रेट बहुत ज़्यादा गैर मुस्तकिम है। कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि शायद आने वाले दिनों में सोना जो है वो सस्ता हो जाए और हम ख़रीदें। लेकिन अभी के अगर सीज़न के हवाले से बात करें, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न होता है, शादियों का सीज़न होता है, और हम देखते हैं कि सोना जो है वो शादी ब्याह की रसूमात में एक अहम हिस्सा समझा जाता है। कुछ लोग इसे बतौर गिफ्ट शादियों में देते हैं। लेकिन अभी अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें, क्योंकि एक तरफ महंगाई की रेशो जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, शहरी ये बात करते हैं कि महंगाई के इस दौर में ज़िंदगी गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है। तो ऐसे में सोना ख़रीदना उनके लिए ख्वाब बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी बड़ी एफ़र्ट्स करना पड़ रही हैं, तो सोना इस तरह से नामुमकिन है ख़रीदना, क्योंकि अब जो गोल्ड है वो एलीट क्लास ही ख़रीद सकता है। ये बातें करते हुए हमें एक आम आदमी दिखाई देता है। सरमायाकार जो हैं वो सरमाया करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से डाउटफुल भी रहते हैं कि आया आने वाले दिनों में सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के जी रेट्स देख लेते हैं कि आज सोने के रेट्स क्या चल रहे हैं। सबसे पहले अगर 1 तोला के हवाले से बात करें, 4,75,410 रुपये में 1 तोला सोना जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 10 ग्राम जो सोना है इस टाइम मौजूद है 4,07,594 रुपये में 10 ग्राम सोना जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। करेंसी के जो रेट हैं वो हमें मुस्तकिम दिखाई देते हैं। गुज़श्ता अगर हम 2 मंथ्स का एनालिसिस करें, आज के रेट कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले यूरो के हवाले से बात करें, 329.71 में बाय किया जा रहा है और 330.3 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल 74.67 में बाय किया जा रहा है और 74.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें, 76.26 में बाय किया जा रहा है और 76.39 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत में इजाफा हुआ है, 378.2 में बाय किया जा रहा है और 378.89 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर हमें मुस्तकिम दिखाई दे रहा है, इसमें इसकी प्राइस में हमें स्टे नज़र आ रहा है। 280.5 में बाय किया जा रहा है और 280.55 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पे अगर हम गोल्ड की कीमत का देखें तो गोल्ड की कीमत जो है वो हमें गैर मुस्तकिम दिखाई दी है, और लेकिन करेंसी जो है वो हमें मुस्तकिम दिखाई देती है। अब बात करते हैं जी हम फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद के हवाले से अक्सर ये कहा जाता है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे पेशे यहाँ पर वाबस्ता हैं, जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के हवाले से बात करें, शहर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पाकिस्तान की अगर हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का रोल प्ले करते हैं। लेकिन बात आती है जहाँ बिज़नेस की, वहाँ पर हम देखते हैं चैलेंजेस भी मौजूद हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ तो हैं लेकिन इससे इख्तलाफ, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे जी एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के मसाइल क्या हैं, मौजूदा इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है, कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना अब्दुल गफूर साहब ने, सदर हैं एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राना अब्दुल गफूर जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मियाँ तारिक साहब ने, नायब सदर हैं एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राना अब्दुल गफूर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री को देखें, मौजूदा सिचुएशन और मौजूदा हालात में ये इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड कर रही है? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया, और इस टाइम जो मुल्की हालात चल रहे हैं उन पे तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला होगी। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से हट के मैं सबसे पहले बात करूँगा टेक्सटाइल सेक्टर की, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी भी टेक्सटाइल सेक्टर की एक चेन का हिस्सा है। इस टाइम जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें टेक्सटाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से सिमट रहा है, बंद हो रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात सबसे पहले जो वो हमारे मुल्की हालात हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी वजह जो है वो हमारे बिजली के बहुत ज़्यादा जो हैं वो रेट हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो सोलराइजेशन का ऐलान किया था, उसकी वजह से बहुत से सेक्टर जो हैं वो तेज़ी से तरक्की करने लग गए थे। लोगों ने अपने सोलर सिस्टम लगाए, जिसकी वजह से सस्ती बिजली जो है गवर्नमेंट पे भी बोझ कम हुआ और सस्ती बिजली आने की वजह से हम पे भी बोझ कम हुआ।
लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई ऐसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया था, कोई 5-10 साल ऐसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया था कि ये कैसे चलेगा। अब सूरत हाल इससे यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है कि गवर्नमेंट कभी कहती है कि हमने AI मीटर लगा देने हैं, हमने आपसे जो बिजली है वो 11 रुपये यूनिट लेनी है, आपको जो है वो 60 रुपये देनी है। आप ये देखें कि पिछले 2 साल से बहुत बड़े बड़े अदारे जो हैं टेक्सटाइल के वो बंद हो गए हैं। एक अदारे के बंद होने का मकसद ये है कि 3 से 4 हज़ार लोग जो है ना वो उसमें बेरोज़गार हो जाते हैं। आप टेक्सटाइल चेन की बात करें तो आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो अदारे हैं वो टेक्सटाइल ही है। 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्सटाइल ही दे रही है। अगर टेक्सटाइल आपके मुल्क में इस तेज़ी से बंद होगी, बड़े बड़े अदारे जो एक नामवर अदारे थे वो बंद हो गए, तो इससे लाखों लोग जो अब इस टाइम जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी तरह से आप अगर देखेंगे एक्सपोर्ट को, 6% एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल हमारी कम हुई है। उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि हम compete नहीं कर सक रहे अपने रीजन में। जो दूसरे मुल्क हैं, बांग्लादेश है, इंडिया और हमारे जो कंपटीटर हैं उनके साथ हम compete नहीं कर रहे हैं। हमारी जो कॉस्ट है वो उनसे बहुत ज़्यादा निकलती है। गवर्नमेंट को इस बारे में फौरी तौर पर सोचना चाहिए। अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है, लोगों की रोज़गार को बहाल रखना है, तो इसके बारे में एक जामिया पॉलिसी बनानी चाहिए और 5 से 10 साल की जो एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा एतमाद बहाल हो। एतमाद बहाल होने से ही ये सारे काम जो है ना वो चलेंगे और टेक्सटाइल चेन चलेगी। अब मैं आता हूँ अपने सेक्टर की तरफ। हमारे सेक्टर में नई मशीनें आई हैं, लोगों ने जदीद मशीनें मंगवाई हैं, लेकिन हमारे पास उसके जो एक स्किल्ड लेबर है उसकी बड़ी शदीद कमी है। हमने पिछले दिनों तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, पिछले साल भी हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की थी। टेप्टा से हमने ये गुजारिश की थी कि आपके जो वोकेशनल अदारे हैं उनमें हमारे 3 सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाए ताकि स्किल्ड लेबर आए, और हम इस हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है स्किल्ड लेबर की। आप एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं तो इस टाइम अफ़गानिस्तान से लेके UAE तक हर जगह एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है, और इसकी स्किल्ड लेबर की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट जिस तरह लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं उनको बेहतर और मेयारी रोज़गार देना चाहते हैं, तो इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हमारे 3 सब्जेक्ट हैं उनको फौरी तौर पर इसके सिलेबस में शामिल करना चाहिए, उसके कोर्सेज़ करवाने चाहिए। हमारा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और साथ ही हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो हमने उनसे ये गुजारिश की है, उनके साथ इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में मीटिंग होगी, और उम्मीद है अगर वो इसको शामिल करते हैं। और हमें बहुत से लोग जो है ना, आप ये देखें UAE में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बड़ी तेज़ी से लग रहा है और वहाँ पे भी डिमांड चल रही है। जिस तरह दूसरे मुल्क हैं वहाँ पे लोग डंकियाँ लगा के जा रहे थे, गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे, लेकिन अब इटली ने जैसे देखें हमें 3 साल के लिए 10,500 का कोटा दिया है, लेकिन वो स्किल्ड लेबर के लिए दिया है। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ IT सेक्टर ही नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर भी एक ऐसा है जो लोगों को बहुत अच्छा रोजगार के जिद्दत बहुत ज़्यादा आ गई है। हमने देखा है कि अब जो है वो कन्वेंशनल मशीनरी नहीं रही है, लेकिन ये सिर्फ एक सेक्टर का शिकवा नहीं है। जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि यंगस्टर्स के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। बात यही है ना, आप सीधी सीधी तालीम देने का, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है या BS कर लिया है, उसका अब फ़ायदा अब नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन का बहुत फ़ायदा है, ना सिर्फ हमारे मुल्क में, अगर दूसरे मुल्कों में भी लोग जाते हैं बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाज़े खुले हुए हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात और करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे फैसलाबाद में आजकल पंजाब गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट शुरू की है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। आज तक फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और टेक्सटाइल का हब है। इसको एक गांव की शक्ल बिल्कुल आ गई थी। यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट थी, एयरपोर्ट देख लें, यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइटें ना होने के बराबर थी। नया एयरपोर्ट है, उसका ऐलान किया गया, उस पर कब अमल होता है ये तो बात की बात है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में आप जो देखें कि 7 बाज़ार हैं जो हमारे जो कारोबार का मरकज़ है, उसकी खाड़ बछाड़ बड़ी तेज़ी से हो रही है।
ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई मास्टर प्लान देना चाहिए। हर दुकानदार अब हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कारोबार की चेन बिल्कुल रुक गई है, सरमाया रुक गया, सरमायादार परेशान है कि मेरी दुकान पता नहीं कल को इसमें आ जानी है, मेरी दुकान को ख़त्म कर दिया जाएगा। बजाय इसके किसको मरहलावार किया जाए, एक ही दफ़ा मास्टर प्लान का ऐलान किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी दुकानें जो हैं वो डेवलपमेंट में आ रही हैं और हमारी दुकानें पीछे कौन सी बचें, ताकि लोग पुरसकून होकर इस काम को कर सकें। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी मौजूदा सिचुएशन में बहुत कम लोग जो हैं वो आर्ट बाज़ारों का रुख करें, और आर्ट बाज़ार फैसलाबाद का दिल है और यहाँ पर होल सेल का कारोबार जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी रहता है। तो बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अपनी जगह बिल्कुल हमें दुरुस्त दिखाई देते हैं। हुकूमती सतह पे बात करें तो वो यही बात करते हैं कि हम शहर की आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए, शहर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मियाँ तारिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम मौजूदा सिचुएशन हालात को देखें तो आप क्या देखते हैं कि एम्ब्रॉयडरी, अगर मशीनरी के हवाले से बात करें, इस इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, आप लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ये हमारा जो काम एम्ब्रॉयडरी का, राना साहब ने तकरीबन तमाम चीज़ों का अहाता जो है वो कर दिया है, तो मैं उसको ही आगे प्रलोम करूँगा। तो सर, हमारी जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है, इतना शानदार ये काम था, आर्ट वर्क था। हम धागों के साथ खेलते थे, बेहतरीन रंगामेज़ी का इम्तजाज था, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगी होती थी। ना इसमें डस्ट है, ना इसका शोर है, और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जितनी एक एसी लेता है उतनी बिजली से ये मशीनें चलती थी। गली मोहल्लों में डोर स्टेप पे हम जॉब प्रोवाइडर थे, छोटे छोटे इसमें सरमायाकार थे। हकीकत में ये जो है स्मॉल स्केल बिज़नेस इसी को ही कहते हैं। को इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लिपिंग है तो वो लड़के जाकर साथ में गरीब घरानों में दे आते थे, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार। ऐसी औरतें जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, वो क्लिपिंग वगैरह करके, इतना अच्छा माहौल था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, इसको ख़त्म किया गया है। ये राना साहब ने अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात की है, तो जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारी तमाम इंडस्ट्री जो है सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, और अफ़गानिस्तान में हमारा माल बहुत जाता था। जब अफ़गानिस्तान में जाता है तो इसके साथ जितनी रियासतें हैं, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये तो अब देखिए पिछले दिनों में हमारी प्रॉब्लम है कि हम मजबूरन ये बात करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल बात करने का राइट नहीं बनता, लेकिन हमारा इससे बिज़नेस डिस्टर्ब है। तो अब ईरान, रशिया और चाइना ने वहाँ पे मीटिंग किया, और अफगानिस्तान से वो तमाम इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारी बेहतर हो रही है, फॉरेन पॉलिसीज बेहतर हो रही है, लेकिन इसे कैप्चर किस तरह से करना है, इस पे मैं मियां तारिक साहब आपका फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए साल 2025 कैसा रहा। हमने देखा कि हुकूमती सतह पे ये बातें होती हुई दिखाई दी कि हमने इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और जब हुकूमत की जानिब से ये बात हुई तो बिज़नेस कम्युनिटी के ये तहफ़्फ़ुज़ात हुए, और बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती हुई हमें दिखाई दी कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सादा भी हो, आसान भी हो। मियां तारिक साहब, जैसे कि मैं ब्रेक के दौरान आपसे पूछ रही थी और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि मौजूदा सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं। आप लोगों के बड़े मसाइल हैं, हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी आप लोगों को मिली, गैस के स्केड्यूल जो है ये भी मामलात को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दिए। तो मौजूदा हालात को, पॉलिसीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं बात वही कर रहा था। तो जिस तरह बिजली है, बिजली का रेट से बेतहाशा बढ़ गए। अब जिस एक यूनिट का बिल लाख रुपए आता था, उसका 5-5 लाख रुपया बिल आ रहा है। तो जिस तरह सोलर की बात की है, तो सोलर की पॉलिसी एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए, इसकी वर्कशॉप जो है वो बनानी चाहिए, इसके वो सेमिनार होने चाहिए कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो सोलर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जिस तरह के बरसाती किस किस्म के लोग निकल आते हैं, जब सोलर का ऐलान हुआ, नॉन टेक्नीशियंस लोगों ने सोलर लगा दिए, बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो उन लोगों का पता ही नहीं चला। तो गवर्नमेंट की एक रेट होनी चाहिए, एक वाज़ह पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो सोलर्स में लग गई है लोगों के पास, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और गवर्नमेंट जब एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो उसके बाद नई नई पॉलिसीज़ में चेंजिंग आ जाती हैं। इस तरह की लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। और हकीकत बात बताऊँ ना, तो मेरा जो कस्टमर है ना, जो हमारा कस्टमर है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं है। जो सूट 2000 का बिकता था, अब वो 8000 रुपये का है,
और उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो महदूद से महदूद होती जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 70% आबादी जो है यंग है, 30 से कम है। तो इस मुल्क में तो कभी बेरोज़गारी हो ही नहीं सकती। काम जो भी शुरू कर लिया जाए, हर काम के बहुत ज़्यादा मौके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बेलगाम जो महकमे छोड़े हुए हैं, कोई बंदा आकर कारोबार शुरू करता है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ पता नहीं किस तरह करता है, उधार लेता है, बैंक से लेता है, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करता है, लगाता है। तो उसमें हज़ारों किस्म के महकमे बोगस किस्म के चलान बनाकर आपको तंग करने आ जाते हैं। सुबह से शाम तक आप एक रिश्वत का बाज़ार गर्म हो जाता है। तो ये काम ना करने वाली वो बातें हैं। आपके मुल्क में इस तरह की पॉलिसी, हमारे मुल्क में इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि इसको एक ट्रेडिंग कंट्री बनाया जाए, कि हम ट्रेडिंग करते जाएं, बाहर से इंपोर्ट करें और यहाँ पे बेचें। जब ये काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पर चलेगी जाएगी। जैसे राना साहब ने कहा कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तो पहले से ही बंद है। तो जो मौजूदा हालात में जो कुछ और कर नहीं सकते, इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा नहीं सकते, हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जिसका चांस लगता है वो फौरी तौर पर इस मुल्क को छोड़ रहा है। जिसके पास, जो नहीं छोड़ सकते वो यहाँ पे सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो हुकूमत को बाकी जहाँ पे चीज़ों पे तवज्जो दे रही है, तो जो अपने सरमायाकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मौजूदा सिनेरियो में ना बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से बड़ा डर रहे होते हैं कि देखिए अब हम बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी मैंने अपनी सराउंडिंग में देखे हैं। राना अब्दुल गफूर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम दिसंबर के हवाले से बात करें, ये पीक टाइम होता है ऑर्डर्स कैप्चर करने का, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, लेकिन हमने देखा कि इस साल और ख़ास तौर पे दिसंबर 2025 के हवाले से बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती हुई दिखाई दी कि ये तमाम दिसंबर से सबसे ख़राब दिसंबर गया है। क्यों ये चीज़ आप देख रहे हैं कि क्यों ये दिसंबर में हम ऑर्डर्स कैप्चर नहीं कर पाए, मुश्किलात कहाँ पर आई? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो गवर्नमेंट की रेट है। देखें, हमारे यहाँ पे ना पॉलिसियों में तसलसल नहीं है, ना किसी चीज़ का पता चलता है कि कल इसका रेट क्या होना क्या नहीं। और सबसे बड़ी इस दफ़ा जो हमें प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है, ना सिर्फ हमें बल्कि एक्सपोर्टर्स को भी। जिस तरह के आपने पिछले दिनों देखा, जिसका दिल करता है शुतर बेमहार की तरह वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है और गवर्नमेंट उस पे हाथ धर के बैठी रहती। पिछले दिनों कुछ ऐसी वो नाम नहाद इस्लामी तहरीक चलाई उन्होंने सारा मुल्क बंद रखा, जिसकी वजह से हमारा वो पीक आवर्स जो थे हमारे इस सीज़न के, जो विंटर के पीक आवर्स थे, वो सारे ख़राब है। गवर्नमेंट उसके लिए फिर ये करती है कि नेट को स्लो कर देती है, नेट को बंद कर देती है। हमारा बहुत सारा काम जो है वो ऑनलाइन पे चलता है, वो डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से हमें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। जिस तरह एक्सपोर्टर्स हैं, उनके कंटेनर सारे रुके रहे वहाँ पे, वो इन टाइम अपनी डिलीवरियाँ नहीं कर सकी। उसके साथ साथ हमारे सेक्टर का सारा रॉ मटीरियल जो है वो चाइना से आता है और वो कराची की पोर्ट के ज़रिए आता है। अब हमारी मशीनरी जो नहीं आई थी वो वहाँ पे उसको डैमेज पड़ते रहे, प्लस हमारा धागा, हमारे पार्ट्स और हमारी जो दूसरी एसेसरीज़ हैं वो 7 दिन से 8 दिन वहाँ पे रुकी रही, जिसकी वजह से हमारे सेक्टर की मशीनें जो हैं वो 7 दिन जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ चलती रहीं। जब भी हम धागा लेने के लिए या रॉ मटेरियल लेने की वजह से जाते थे, उनका एक ही जवाब तो था जी कि हमारी वहाँ से डिलीवरी नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने अगर 7-8 दिन बाद उस पर कोई एक्शन लिया है या उनसे मुज़ाकरात किए, यही काम पहले भी हो सकता था। आपने आधा मुल्क बंद करके, आधे मुल्क की इंडस्ट्री बंद करने के बाद भी अगर उनके मुतालबे माने हैं तो यही काम आप फौरी तौर पे पहले कर सकते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर को शामिल करें। अगर टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा तो आपके मुल्क में बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। दूसरी मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ कि हमारा इस टाइम जो कारोबार रुका हुआ है वो लोगों के पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इस टाइम अगर पॉजिटिव वे में बात की जाए, अगर चारों सूबों में से कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो पंजाब गवर्नमेंट है। मैं सीएम साहबा को इसमें बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उनमें एक पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो बड़े दिल जमी से ये काम कर रही हैं। जैसे उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था बिला सूद कर्ज़ों का, हमारी एसोसिएशन का पिछले 5-6 साल से एक ही मुतालबा है कि हमें बिला सूद कर्ज़े दिए जाएं और हम अपने कारोबार को ना सिर्फ बढ़ा सकें
बल्कि जदीद मशीनरी मंगा सकें। लेकिन वो समझ लें कि मुझे उसकी समझ नहीं आई कि क्या हमारे सेक्टर में से किसी बंदा, कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि मुझे वो लोन मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें उस लोन की ज़रूरत थी। हमने चैम्बर के थ्रू गवर्नमेंट पंजाब से ये गुजारिश की कि आप SMEs का नाम लेके ये वाला लोन दे रहे हैं तो आप चैम्बर को इन्वॉल्व करें, चैम्बर की रिकमेंडेशन से दें, ताकि असल लोगों को जो उसके सही हकदार हैं उनको ये वाले लोन मिल सके और वो अपने कारोबार को चला सकें। अब भी मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा। देखिए, लोगों के जहन में ये बात इतनी पक्की हो गई है कि ये पता नहीं किसी को मिलता ही नहीं है। 10-10 हज़ार रुपया आप एप्लीकेशन के साथ लोगों से ले रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे सेक्टर में किसी बंदे को भी ये वाला लोन, अगर हमें ये वाला लोन मिल जाता है, बहुत अच्छी स्कीम है। इससे कारोबार फौरी तौर पे ग्रो करेंगे, लोग नई मशीनें मंगवाएंगे, जो पहले से यूनिट बंद पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको चला सकेंगे और लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहाल हो सकेगा। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है। अभी मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, एक बात जो है मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। 1 घंटा मुझे लग गया यहाँ पे स्टूडियो में आते हुए। हर तरफ हर रोड बंद है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट बिल्कुल बेकार डेवलपमेंट हो रही है। किस तरह बेकार हो रही है कि वो पैच वर्क करी जा रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ CM साहबा ने यहाँ पे उन्होंने को दिखाने के लिए कि सब अच्छा है। उनको फैसलाबाद की असल सूरत हाल दिखाएं कि फैसलाबाद खंडर बन गया, ताकि इसके लिए वो किसी मास्टर प्लान का ऐलान कर सकें। यहाँ पे उन्होंने मेट्रो चलाने का ऐलान किया, इंतहाई शानदार मंसूबा है। मैं उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। हमारे इस शहर को इस मंसूबे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर किसी की प्रॉपर्टी उसमें आ रही है तो मैं लोगों से कहूँगा डेवलपमेंट में रुकावट ना डालें। ये चीज़ें होती हैं, हमारी सड़कें छोटी हैं, उनको बड़ा करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का साथ दें इसमें। बिल्कुल, आप वो पहले शख्स हैं जो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट में प्रॉपर्टी आती है तो डिस्टर्ब ना हो शहर की डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारा शहर है। इस शहर की खूबसूरती के लिए, इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोगों को इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मियां तारिक साहब, अगर हम टैक्स के हवाले से बात करें तो इस पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हमें बिज़नेस कम्यूनिटी की जानिब से नज़र आते हैं। तो आप लोगों की इंडस्ट्री के क्या मसाइल है व्हेन इट्स कम्स टू टैक्सेशन? जी, बिस्मिल्लाह। आपने ठीक कहा है, टैक्स देने के लिए कोई भी बिजनेसमैन है, इंक्लूडिंग मी, हमारा पूरा सेक्टर टैक्स देने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन ये देखा जाए कि वो टैक्स जा कहाँ रहा है। अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो जो एलिजिबल ही नहीं है, उनकी सेल जो है वो उस सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने के, वो जो एक इन्होंने स्लैब रखा हुआ है कि 5 मिलियन से प्लस जिसकी सेल हो तो वो टैक्स, सेल टैक्स में वो जो है वो लाजमी रजिस्टर्ड हो। तो छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, हमसे तो 17 नहीं, हमारे से 21%, 18 नहीं 22% टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स लेने वाले कौन है? खुद वो रजिस्टर्ड नहीं है। फिर वही बात आती है कि गवर्नमेंट की रेट इसमें होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेट होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी मशीनरी हो, हमारा तमाम का तमाम रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है। जब पोर्ट पे हम इंपोर्ट करते हैं, एक दफ़ा उसके ऊपर टैक्स लगाकर उसको कॉस्ट का हिस्सा बना दिया जाए। हमें पता चले कि हमारी चीज़ जो है 100 रुपये की है, 150 की है, 200 की है, वो उसका रेट है। यहाँ पे रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, बोगस किस्म की इन्वाइसेस मिलती नहीं है। टैक्स जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन से ज़्यादा लिया जाता है, आगे गवर्नमेंट के ख़जानों में जाता नहीं है। पिछले साल राना साहब ने एक कैलकुलेशन की थी, शायद हम 10 से 12 अरब सालाना 10 अरब रुपया जो है ना, इसके ऊपर हम सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। और फिर भी हम ये अपने ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम टैक्स नहीं देते। सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है टैक्स देता है। दूसरे नंबर पे जैसे मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ साहब का दौर था तो मार्कअप जो है बहुत कम था। होम लोन जो है वो 4% पे मिलता था, 3% बिजनेस एक्सपोर्टर को मिलता था, तो जो प्राइवेट बिजनेस करते 5% पे था। आप देखें आपका काइबर रेट पहले 21% था। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी इंक्रीज भी तो इन्हीं लोगों ने किया है ना। ये 12% से लेकर 21% तक ले गए। 10.5 पर जो अब है ये चल रही इन्होंने है ना वो ऊँट के मुंह में जीरा दिया है, 0.5% इन्होंने कम किया है। इसको कम से कम सिंगल डिजिट में आना चाहिए, और सिंगल डिजिट में भी 9.5 नहीं, इसको 7-6% पे आएंगे। तो जब ये आपका इंटरेस्ट रेट 6-7% पे आएगा, लोगों के पास कैपिटल नहीं है। हमारा जो काम है पूरे साल का काम था, अब इवेंट का काम रह गया है। लोग कपड़े बनाते हैं छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे,
अच्छा, किसान इन्होंने जब से मार दिया है ना, किसान की प्रोडक्ट के पैसे जो है किसान को नहीं मिलते। जो बीच में आड़तिया है वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, किसान की गंदम का रेट नहीं है, किसान के चावल का रेट नहीं है, किसान की सब्जियों के रेट नहीं है। किसान जब से मरा है तो 70% तो आबादी आपकी देहात से रिलेट करती है, और वही हमारे कस्टमर हैं। वो अपनी शादियां भी करते हैं, अपने मकान भी बनाते हैं, हर तरफ पैसे की रेल फेल होती है। जब से किसान को इन्होंने मारा है ना, उस वक्त से बिल्कुल इसी तरह से बहरान छा गया महंगाई हमारे की बाजारों रेशो में। जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी ये बात करती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं CT@10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे थे टैक्सेशन के निज़ाम पे तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले राना अब्दुल गफूर साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे हम टैक्सेशन के हवाले से बात कर रहे थे, अक्सर FPI की जानिब से ये बात की जाती है, हुकूमती सतह पर भी ये बात होती हुई दिखाई देती है कि ताजिर कम्युनिटी जो है वो टैक्स देना नहीं चाहती, और बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती हुई दिखाई देती है कि हम टैक्स देना चाहते हैं और जो इदारे हैं उनका मैकेनिज़्म उस तरह से नहीं है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारा इस टाइम मसला भी सबसे बड़ा यही है। आप ये देखें कि मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा, हम 22% अपने सारे रॉ मटेरियल के ऊपर और अपनी मशीन के ऊपर भी 22% सेल टैक्स दे रहे हैं। मैं बात को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। इमरान खान साहब की दौर में शब्बर ज़ैदी से जब उन्होंने 17% ये टैक्स लगाया था, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए, तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं जी आप टैक्स नहीं देते हो, मैंने उनको समझाया। फिर उसके बाद रज़ाक दाऊद साहब आए, उनसे हमारी 1-to-1 मुलाकात हुई। मैंने उनको समझाया कि हम 10 से 15 अरब सिर्फ सेल टैक्स दे रहे हैं धागे की मद में, लेकिन आप लोगों तक पहुंच नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जिनसे हम धागा ले रहे हैं, एक आध कंपनी के अलावा बाकी सारे बोगस इनवाइस बना के वो सारा सेल टैक्स खुद खा रहे हैं। तो रज़ाक दाऊद साहब ने मुझे कहा कि आप इसका हल बताएं क्या है। मैंने उनको बड़ा सिंपल हल बताया, 2 अल्फाज में। मैंने कहा कि जिस तरह आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ग्रॉसरी, कोई चीज़ भी जो है हम परचेज़ करने जाते हैं तो हम उसका टैक्स अलहदा से नहीं देते, बिल्कुल सही। उसकी ऊपर उसकी कीमत और प्लस उसका सेल टैक्स और उसका इनकम टैक्स, हर चीज़ उसके ऊपर लिखी होती है। मैंने उनको कहा कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, आप जो भी कंपनियां हमारा बनाती हैं, आप वहाँ पे कंट्रोल करें, हर एक बॉक्स के ऊपर उसका कीमत लिखी हो और उसका सेल टैक्स लिखा हो, ताकि गवर्नमेंट वहाँ पे वो 4 अदारे हैं सिर्फ जो हमें ये सप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो एसेसरीज़ हैं, रॉ मटेरियल है, वहाँ पे उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। जिस तरह एक शुगर मिल है, एक टेक्सटाइल मिल है, स्पिनिंग मिल है, आप वहाँ से कोई चीज़ निकलती है, ये आप देख लें, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी फर्म है, वहाँ पे उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है कि आप रिटेलर के पास चीज़ आ जाती है, आप उसको कहते हैं जी कि आप सेल टैक्स इसमें इंक्लूड करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इसमें कम हो रहा है और हमारा भी नुकसान हो रहा है। हम तो पूरा टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी तरफ से टैक्स नहीं आ रहे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि लोकल अदारे जो हैं, FPR वाले आ जाते हैं, जो दूसरे लोकल, मैं एक्साइज़ की बात करूँगा। पिछले दिनों हमारी स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग थी उससे हमने यही पॉइंट उनको किया था, बल्कि 15 दिन हो गए हैं, हमने डायरेक्टर एक्साइज से मीटिंग जो है उनसे रिक्वेस्ट की हुई कि हमारे साथ मीटिंग करें और हमें अपना जो टैरिफ है वो बताएं। प्रोफेशनल टैक्स के हवाले से मैं बात करूँगा कि वो वहाँ पे आ जाते हैं और बोगस बना के नोटिस दे के और रिश्वत लेके चले जाते हैं। उससे ये होता है कि उनकी अपनी जेबें तो भर जाती हैं, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं जाता। हम ये उनसे कहते हैं कि एक दफ़ा हमें टैरिफ बताया जाए। पिछले दिनों यहाँ पे मलकपुर में एक ब्लास्ट हुआ, बॉयलर ब्लास्ट हुआ। अब उसको बेस बना के हमारी फैक्ट्रियों में 3-4 अदारों के लोग आ जाते हैं और आके कहते हैं जी सेफ्टी मेजर्स हम चेक करें। अब देखें, हमारे ना तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल होती है जो उस चीज़ में आती है, ना बॉयलर है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना पोल्यूशन है, ना डस्ट है, कोई चीज़ भी नहीं है। और आते ही उनका पहले ये होता था, हाँ जी ये पैसे दें नहीं तो हम आपकी फैक्ट्री सील कर दें। देखिए, हम करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं, एक आम क्लैरिकल स्टाफ का बंदा आके या इंस्पेक्टर लेवल का बंदा आके हमसे ये पहली बात करता है कि हम आपकी फैक्ट्री सील कर दें, तो सरमायाकारी क्या होनी है? सरमायाकार तो परेशान बैठा हुआ है कि यार एक आम बंदा आके हम टैक्स भी दे रहे हैं। और मैम, सबसे बड़ी बात जो है, टैक्स कल्चर हमारे मुल्क में डेवलप क्यों नहीं हो रहा? आप जहाँ भी इंडस्ट्री लगी हुई, जहाँ भी टेक्सटाइल जोन है, वहाँ पे जाके देखें, सबसे गंदे हालात। वहाँ पे ना सीवरेज का इंतज़ाम है, ना सड़क का है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि यहाँ से 4 वोट मिलते हैं ना, वो कोई मोहल्ला गली है, वहाँ पे सारे डेवलपमेंट पे काम होते हैं। जहाँ सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो है वो आपकी इंडस्ट्री वाला है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, कोई रोड का सिस्टम नहीं है।
हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना ये है। गवर्नमेंट को ये चाहिए अगर टैक्स कल्चर यहाँ पे पैदा करना चाहते हैं तो उनको रिवार्ड भी दें, उनको सहूलतें भी दें, ताकि लोगों को पता चले कि हमने जो टैक्स दिया है वो हम पे ही खर्च हो रहा है। देखिए राना अब्दुल गफूर साहब, आपने देखा होगा कि हुकूमती सतह पे ये बातें होती हुई दिखाई देती हैं कि अब हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, इकॉनमी को हमने डिजिटलाइज करना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी अक्सर ये बातें करते दिखाई देते हैं कि नेट टैक्स में, जो नेट टैक्स है या टैक्स नेट में उस तरह से नहीं आ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती जो है वो दोनों तरफ से है। मैं बात ये करूँगा, मैंने हुकूमती इदारों से भी ये बात की थी कि कोई भी पॉलिसी अगर आप लोग बनाते हैं, अगर उसके असल स्टेक होल्डर जो हैं उनके साथ मुशावरत नहीं की जाती, आप अपने ऑफिस में बैठ के, अपने दफ्तरों में बैठ के अगर पॉलिसियाँ बनाएंगे, आप चैम्बर के थ्रू आएँ, हमसे मुज़ाकरात करें, हम आपको बताएंगे कि आप टैक्स कल्चर को किस तरह डेवलप कर सकते हैं, टैक्स को किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। जब तक असल स्टेक होल्डर उसमें शामिल नहीं होंगे, आप उनसे मुशावरत नहीं करेंगे। अब यही देख लें, एक्साइज या दूसरे ये अदारे हैं या सोशल सिक्योरिटी है, हमने उनको कहा कि हमारी एसोसिएशन आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ना सिर्फ इससे रिश्वत कम होगी, आपके टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। आप उनसे बात नहीं करते जो उसके स्टेक होल्डर हैं, आप एक डंडा लेके आ जाते हैं, जी हमें ये टारगेट मिला हमने। अब ये देखें, चलान वाला सिस्टम देख लें, ट्रैफिक पुलिस वाले देख लें, ऐसी ऐसी जगह पे लोगों के चलान कर रहे हैं। हमारी जो फैक्ट्रियों में रिक्शा जो माल लेके जाते हैं, जो लोडर रिक्शे हैं, अब वो बंदा 1000 का फेरा लगाता है, उसका 4000 का 3000 का चलान कर देते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को आसानी पैदा करें, आहिस्ता आहिस्ता। हम अब 50 साल से ये लोग उस चीज़ के आदी नहीं हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा आदी करें। ठीक है, रिट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, कानून की पासदारी होनी चाहिए, हमारे सेफ्टी के लिए लोग करते हैं। अगर हेलमेट की बात है या दूसरी चीज़ों की बात है, लेकिन लोगों को पहले थोड़ा सा एजुकेट करें। एजुकेट करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को लेके आएँ। ये रिकॉर्ड कायम हो गया था कि फैसलाबाद में एक दिन में 1 करोड़ रुपए के चलान हुए थे, और ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या लोगों को पनिश करने के लिए नहीं, लोगों को एजुकेट करने के लिए ये सारी चीज़ें करें। मैं कहता हूँ उसका 2000 का चलान करें, करके उसको 2000 में वो हेलमेट दे दें। आप उसको हेलमेट दें कि ये आपका 2000 का चलान है, ये आपका हेलमेट है। जब इस तरह लोगों को चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो उसको भी पता चलेगा कि मैं कितने के हेलमेट इकट्ठे कर लूँगा, मुझे ये काम करना है, ये मेरी सेफ्टी के लिए है, ये मेरे लिए ही ज़रूरी है। इसलिए टैक्स कल्चर या दूसरे मामलात हैं, ये आप असल स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, उनके साथ मुशावरत करें, लोगों का एतमाद हासिल करें, ना कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक डंडा लेके आ जाएं और कहें जी कि हमें टारगेट मिला है, हमने इतने करोड़ रुपए का जो है ना वो टैक्स इकट्ठा कर। ये शिकवा तो हर किसी का रहता है कि स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में नहीं लिया जाता, पॉलिसीज़ जो हैं वो बंद कमरों में बना दी जाती है। लेकिन ना कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमती सतह पे अगर हम देखें बहुत अच्छी भी हो रही हैं। फैसलाबाद शहर को अगर खूबसूरत बनाने के हवाले से इकदाम किए जाते हैं, लेकिन इसका असल रिज़ल्ट या हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट तब मिलेगा कि जब बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत हमें एक पेज पे नज़र आएंगी। आप देख रहे हैं CTI 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के मिसाल के हवाले से। फैसलाबाद जो कि सनती हब समझा जाता है, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, जहाँ पर छोटी बड़ी सनतें भी हैं, लेकिन सवाल हमेशा ये होता हुआ दिखाई देता है कि अगर फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है तो यहाँ पर बेरोज़गारी क्यों इतनी आम होती जा रही है, क्योंकि पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं है। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे, टैक्सेशन के निज़ाम पे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी तरह से मियां तारिक साहब, अगर हम साल 2025 का थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा कंपैरिजन करें पिछले सालों की निस्बत, ये कैसा साल रहा आप लोगों के लिए? क्या कारोबार के लिए जो आप लोगों ने टारगेट्स सोचे हुए थे वो अचीव कर पाए हैं? जी, 2025 का साल सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए, बल्कि जितने भी कारोबार हैं, इंतहाई खौफनाक साल था। इसमें किसी भी बंदे ने अपने टारगेट पूरे नहीं किए। रीज़न्स वही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो मशीनरी हमारी 50 से 60 लाख रुपए की आती थी, अब 1.25 करोड़ रुपए की मशीनरी है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मशीनरी पड़ रही है। और हमारी वेल एजुकेटेड ट्रेंड लेबर हमारे पास नहीं है। अब 1.25 करोड़ की मशीनरी हम समझ लें मजबूरन उन लोगों के हाथों में दे रहे हैं जिनको उसको ऑपरेट करना हकीकत में आता ही नहीं है। वो अपने उस्ताद से, जिस तरह ये गाड़ियाँ नहीं उस्ताद सीखते हैं, तो अब नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं,
तीन हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो राना साहब ने अभी बात की थी को हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें इंक्लूड किए जाएं। हमारा डिज़ाइनिंग जो है ना वो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। डिज़ाइनिंग हमारे डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट, हमारा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट, तीसरे नंबर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट। हमारी मशीनों में या गाड़ियों में अभी 50% तो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहा है। तो जब आपकी मशीनें जो है तमाम इलेक्ट्रिक मशीनें हैं और इसमें सॉफ्टवेयर नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। आप एक आम लड़का बीए करके एमए करके तो बाद में रोज़गार के लिए जाता है, तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। राना साहब की पिछले दिनों में बात भी हुई है टैप्टा के चेयरमैन से। तो हमारे ये तीन अगर सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएं और हमारी जो आगे जनरेशन है वो वेल ट्रेंड होकर आ जाए, तो यकीन करें हम 70-80 हज़ार रुपया एक बंदे को तनख्वाह दे रहे हैं और बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है। लेकिन 2025 में ये कुछ हुकूमत की और कुछ अपोजिशन की पॉलिसीज़ ऐसी थी और बग़ैर सोचे समझे कारोबार जो है करने नहीं दिया गया, कारोबार को ख़त्म किया गया। बेशक ये डेवलपमेंट के नाम पे है। आप देखें, आप चाइना की वीडियो देख लें, इंडियंस वीडियो देख लें, जब ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने छोटे छोटे काम किए होते हैं, ठेले लगाए होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते। वो एक स्विच ऑन करते हैं या वो खींचते हैं, ट्रेन गुजर जाती फिर कारोबार करते हैं, यानी कि कारोबार को कोई बंदा नहीं रोकता। तो यहाँ पे हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कारोबार को सबसे पहले जो बंदा आता है तो जो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ होती हैं उसको ख़त्म करते हैं, अपनी नई पॉलिसीज़ और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि जिसके ऊपर उनका नाम हो और एक तख्ती लग जाए, कारोबार डिस्टर्ब होता तो हो जाए और कोई रिलीफ नहीं है। तो कोई नए कारोबार के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए। मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास जब रोज़गार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो कारोबार किस तरह चलेगा। हमारे लोगों को तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, अब कपड़ा लग्जरी आइटम में आ गया है। लोग कपड़ा नहीं ख़रीदते क्योंकि लोगों की पहुँच से दूर हो गया है। और जिस तरह की इन्वायरमेंट है कि हमारे मुल्क में लोगों को अब रोटी कपड़ा और मेडिसन हो गया, सॉरी मकान रोटी और मेडिसन हो गया, कपड़ा निकल गया। कपड़ा जो है हम लोग ख़रीदते ही नहीं हैं, इवेंट पे ख़रीदते हैं। हमारा सेक्टर जब साल की बजाय 4 माह चलेगा, अब ये छोटी ईद का इवेंट है, ये 3 माह ये लगेंगे, एक बड़ी ईद का इवेंट आता है 1 माह वो होगा। जब 8 माह आपकी इंडस्ट्री जो है वो सिसकती रहेगी और 4 माह काम होगा तो ना नया इन्वेस्टर आएगा, ना आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी होगी, ना कोई मुनाफा होगा, तो आप ना ही टारगेट अचीव कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि अब कारोबार में आवाम का जो रुझान है वो उस तरह से नहीं है। अगेन बात यही है कि महंगाई की रेशो जो है ये बढ़ती हुई दिखाई देती है। राना अब्दुल गफूर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम 3 सजेशंस आपसे मांगेंगे, वो 3 सजेशन आप दें जो कि हुकूमती सतह पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, तो वो कौन से होंगे? सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, अगर कारोबार को आप लोगों ने चलाना तो मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। दूसरी बात जो है, बिजली सस्ती होनी चाहिए। जिस तरह लोगों ने अगर सोलराइजेशन किया है तो आप उसकी कोई पॉलिसी बनाएं। लोग इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपया इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम हमारे फैसलाबाद की लूम इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन कोई 70% बंद पड़ी हुई है, बाकी जो है वो एक शिफ्ट में चल रही है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इंतहाई महंगी बिजली है। इसी तरह देखें, फैसलाबाद की सूतर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, डिस्टर्ब है सारी। और दूसरी वजह जो है ना, लोगों के पास इस टाइम रेवेन्यू की कमी है, पैसे की कमी है। जिस तरह गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है स्कीमों की, बहुत अच्छा है, 3 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ तक लोगों को बिला सूद कर्जे दिए जाएँ और असल हकदारों को दिए जाएँ, ना कि उसकी कोई बंदर बांट हो। आप उसको चैम्बर को इन्वॉल्व करें और असल जो एसएमईज़ हैं वहाँ पे जाके उनको चेक करके उनकी पूरी इंक्वायरी करके आप उनको दें, ताकि वो लोग जो उनके काम रुके हुए हैं रेवेन्यू की वजह से, पैसे की वजह से, वो उसको बहाल कर सकें, अपनी मशीनों में जिद्दत ला सकें और जो पहले से मशीनें बंद पड़ी हुई हैं उनको चला सकें। ये 3 ऐसी रीज़न है कि मुल्क में अनारकी की सूरत हाल ना हो। आए दिन यहाँ पे ये बंद गिराओ ये वाला मामला ना हो।
हमारी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए गैस और बिजली बड़ी अहम चीज़ है। अभी आपने एसएमईज़ के हवाले से बात की, आपने देखा होगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना एसएमई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी, बिज़नेस जनरेट करने के लिए भी। लेकिन मौजूदा हालात में एसएमईज़ के भी बड़े शिकवात हैं और वो उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक बात जो है वो मुझे थ्रू आउट हर सर्कल में कॉमन नज़र आती है, वो ये कि पॉलिसीज़ कंटिन्यू नहीं है। बिल्कुल। तो ये गैप जो है गवर्नमेंट के दरमियान और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान, ये कवर अप कैसे किया जी मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब तक आप असल स्टेक होल्डर को पॉलिसी बनाते हुए उसमें शामिल नहीं करेंगे ना, आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। आप वहाँ पे बैठ के टारगेट बना लेते हैं जी, हमने एक्सपोर्ट का इतना टारगेट कर दिया है, हमने टैक्स रेवेन्यू जो है वो, आपकी पॉलिसीज़ आईएमएफ के जब तक ताबे रहेंगी ना, आईएमएफ ही देखें आपसे वो बात करता है कि हमें हमारी आपने किस तरह वापस करनी है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, हमारा जो कर्ज़ है आपने किस तरह वापस करना है, वो आपको एक रोड मैप तो बना देता है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप स्टेक होल्डर के साथ बैठें। कारोबार चलेगा तो टैक्स आएगा। वैसे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आपके मुल्क में टैक्स जो है ना, दूसरी बात यह है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको रिलीफ दिया जाए। अगर उनको टैक्स कल्चर आप बनाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, यहाँ पे कारोबारी लोगों को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको पता चले कि हमने यहाँ पे सरमायाकारी की हुई तो हमें इसका कोई फ़ायदा है। आपके मुल्क में अगर रोज़गार लोगों का, इतनी कैपेसिटी है हमारे मुल्क में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारे, देखें इज़्ज़त पे, सिक्योरिटी पे, इस तरह की चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है कि अगर वहाँ से हम पे दहशतगर्दी हो रही है, हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके साथ बॉर्डर बंद किया है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमें भी हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसका मुतबादल पहले से तैयार होना चाहिए कि अगर आपका ये वाला बॉर्डर बंद होता है, आपकी एक मंडी बंद होती है, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे उसका अल्टरनेट जो है वो पहले से ही तैयार करना चाहिए कि हाँ जी अगर ये हमारी बंद होती है, हमारे साथ देखें बॉर्डर लगता है ईरान का लगता है, वहाँ से आप तुर्की है, इस तरह की चीज़ें हैं। आप एक्सपोज गवर्नमेंट को रखनी चाहिए। आपके जो एसएमईज़ हैं उनको बाहर भेजें, वो नई मंडियों की तलाश करें। गवर्नमेंट को खुद से एक डेवलपमेंट का अदारा बनाना चाहिए जो हमें बताए कि फ़लाँ मुल्क में ये चीज़ है, आप वहाँ पे ये भेज सकते हैं। देखिए जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, हम एक एक डॉलर के लिए इसी तरह रोते रहेंगे। हमारी यहाँ पे जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा करने के बाद हमें एक्सपोर्ट करनी ही पड़ेगी। हमारे सेक्टर में देखें अब माशाल्लाह जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं यूके में, अमेरिका में और इस तरह की जितनी भी रियासतें हैं, वहाँ पे हमारा माल जा रहा है। लोग वहाँ पे ये शूटिंग भेज रहे हैं, लेसेस भेज रहे हैं, दूसरी चीज़ें मैंने, और हम इनडायरेक्टली जो वो एक्सपोर्टर भी हैं। जितना भी आपका एक्सपोर्ट का काम होता है, गारमेंट्स का काम होता है, पीस वर्क का काम होता है, उस पर एम्ब्रॉयडरी के बगैर वो इस टाइम नामुमकिन है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करें कि हमने एसएमईज़ के लिए खुला मैदान देना है। बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज़ में थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत हमें एक पेज पे नज़र आए। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल गफूर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मियां तारिक साहब आपके कीमती वक्त का। रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कोशिश करें कि जब भी आप घर से निकलें तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। इसी के साथ मैं विशा बीत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।